ओके जी, हम यहाँ पे थे चैप्टर 6 के अंदर। वो जो हमने सारी एक बताई थी आपको वायलेशन है, जाहिर बात है, जिसकी वजह से तो टू डिफिकल्टीज विद एचओ थ्योरी जो कि अभी हमने प्रैक्टिकली देखी। सम क्वेश्चन रिमेन्स रिगार्डिंग एम्पेरिकल वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी। एम्पेरिकल वैलिडिटी हमने एक ऑब्जर्व करके देखा कि जाहिर बात है कि ये वैलिड जो है इन ईच केसेस नहीं है। पाकिस्तान के केस के अंदर तो था, पाकिस्तान जर्मनी ट्रेड के अंदर, बट व्हेन द जर्मनी यूके ट्रेड को अगर देखा गया तो वहां पर ये वैलिड नहीं था। ठीक है। This chapter will fill this gap with some new trade theories which based on international trade in it. अब अगर इसका मतलब ये है कि अगर ये परफेक्ट सॉरी अगर कंपैरेटिव एडवांटेज पे नहीं है तो देयर कैन बी टू और थ्री थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ट्रेड इज टेकिंग प्लेस। फर्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, imperfect competition and differences in the development and spread of new technology over time among the nations। इसमें उन्होंने ओवरऑल जो है बात कर दी है, लेकिन ये जाहिर है कि कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स के दोनों मुल्कों के अंदर, जिससे मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी केस ऑफ यूके एंड जर्मनी, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ सस्ती जो है हो सकती है, जाहिर है कि जिसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो नीचे आ रही है, जो मिनिमम है। तो वो एंड व्हाई इट्स हैपन, हाउ कैन इट हैपन, it's may because of economies of scale। and what is economies of scale? It means कि when you are increasing your level of production, उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो बिल्कुल डिक्रीज होती चली जाती है टू एक्स एक सर्टेन लेवल जो है वो नीचे आती है, उसके बाद फिर वो दोबारा ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो एमंग द नेशन ये जो है थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो। और इम्परफेक्ट कंपटीशन और डिफरेंस इन द डेवलपमेंट, वो जो होगा ये हम उसको आगे देखते हैं कि किस तरह से उसको किया जाएगा। ओके। ये जो है Haxer-Ollon थ्योरी बेस्ड comparative advantage on differences in factor endowments among nation leaves the significant portion of international trade unexplained। ये सारा बता दिया उसके ऊपर कि जाहिर है कि ये सिर्फ फैक्टर एंडाउमेंट नहीं होते बल्कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि होती हैं। ओके। Relaxing most assumption of the HO theory modifies but does not invalidate theory। ये जो मैं इस चैप्टर 5 की जो लास्ट जो स्लाइड में गया था वहाँ पर हमने बताया था कि there are certain assumptions which are relaxed in the real world, but it doesn't mean कि जनाब कि ये invalid हो गई। इसलिए कि this is we have to check the to what extent जो है वो valid है या ये to what extent it is not valid in the real world or in the real business environment। तो ये जो है however relaxing द परफेक्ट कंपटीशन कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हमने बताया कि कभी होता है और कभी नहीं होता है, ये इसके ऊपर है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज। ओके, हमने एक चीज़ बताई थी कि नहीं जनाब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है, अब हम थोड़ा सा ये करते हैं कि नहीं जनाब है क्या, ये हमारे पास सिचुएशन है प्रोडक्शन सिचुएशन वेयर आउटपुट ग्रोज प्रोपोर्शनली मोर देन द इंक्रीज इन द इनपुट्स, जो मैंने आपको बताया था। ज़्यादातर क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है जब भी जो है क्या कहते हैं ट्रेड एक जो है वो मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर इस तरह की चीज़ है तो देन व्हाट हाउ वी एनालाइज द ट्रेड कि जनाब की उससे कंजम्पशन बढ़ रही है, उससे जो है आपका जो भी एक वेलफेयर और एफिशिएंसी गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके जी। फिर उसकी अजम्पशन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। अभी हम सिर्फ बात करते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेस के ऊपर जो अजम्पशन क्या है इसकी। टू नेशंस, नेशन वन नेशन टू, टू कमोडिटी एक्स वाई, जैसे पहले हमेशा हम देखते रहे उसके ऊपर जितनी भी थ्योरीज रही, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज की जितनी भी हो, चाहे वो रिकॉर्डियन हो चाहे वो Haxer-Ollon थ्योरी हो। अच्छा जी, बोथ नेशन हैव द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, बोथ नेशन यूज द सेम टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। अच्छा जी, ये Haxer-Ollon थ्योरी की ही ज़्यादातर अजम्पशन है इसके अंदर, लेकिन हमने कहा है कि यहाँ पर जो Haxer-Ollon का जो बेसिक अजम्पशन एक और भी था, वो क्या था कि जनाब देयर इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लेकिन हमने कहा नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं है बल्कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है तो उसमें जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो बन रहा होता है वो कुछ इस तरह का होता है जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है।
राइट। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन एक्स एंड वाई और दोनों मुल्कों में एक जैसा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, तो जाहिर है कि ये इस तरह से होगा। इससे पहले हमने जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या कांस्टेंट कॉस्ट कर्व अगर हमने देखे थे, तो उसमें वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, तो इट मीन्स कि जनाब की सूरत हाल कुछ ये इस तरह से होगी। अब इसमें जनाब जैसे हमने हेक्सागोनल थ्योरी के अंदर देखा था कि क्योंकि टेस्ट दोनों का सेम है, दोनों का जो है प्रोडक्शन मेथड भी जो है वो सेम है, टेक्नोलॉजी भी सेम है, इसी वजह से वहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को जो है वो कर रहा है। तो अब होगा ये कि जनाब के एक दोनों एक ही पॉइंट है इनका, कंजम्पशन का भी और प्रोडक्शन का भी, कि यहाँ पर जो है उसको कंजम्पशन भी हो रही है, यहाँ पर प्रोडक्शन भी हो रही है। अब जनाब ट्रेड होगी तो किस तरह से लोगों को फायदा हो सकता है। अब ट्रेड के अंदर ये होगा कि अगर ट्रेड ये इस तरह से होती, फॉर एग्जांपल कि ट्रेड इस तरह से होती कि इसमें एक कंट्री जो है, कंट्री वन स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट एक्स और वो सिर्फ एक्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर तो वो दोनों कंट्री जो है बराबर ही प्रोड्यूस कर रहे थे 40-40, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि नहीं जनाब, ये 40-40 नहीं करेंगे, बल्कि एक मुल्क ये प्रोड्यूस करेगा तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है ये, और एक कंट्री ये प्रोड्यूस करेगा तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक जा सकता है। इफ अ कंट्री प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट वाई एट अ लेवल ऑफ 120, मीन्स कि जनाब इसकी जो एक्स की प्रोडक्शन है वो जीरो। देयर इज कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, कि एक की प्रोडक्शन आपने बिल्कुल छोड़ दी है और सिर्फ दूसरे की प्रोडक्शन आपने जो है वो अडॉप्ट की है। तो फिर देखें यहाँ पर जो पहले जो टोटल प्रोडक्शन थी, वर्ल्ड प्रोडक्शन ए पॉइंट के ऊपर दोनों की एक जैसी ही थी, तो 40, एक नेशन वन भी 40 प्रोड्यूस कर रहा था गुड वाई, और नेशन टू जो है वो भी गुड वाई जो है वो 40 प्रोड्यूस कर रहा था। तो देन 40 + 40 मेक्स 80, तो जाहिर है कि वो 80 ही प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन जब एक कंट्री ने स्पेशलाइज कर लिया उसके अंदर, तो दैट एक्चुअली रीच बियॉन्ड दिस वर्ल्ड प्रोडक्शन लेवल ऑफ 80। जबकि ट्रेड से पहले जो जब प्री ट्रेड की बात करो, प्री ट्रेड में अटार की सिचुएशन में तो 80 थी वर्ल्ड प्रोडक्शन, लेकिन अब जो है जब उन्होंने स्पेशलाइज कर लिया, दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 80 वर्ल्ड प्रोडक्शन टू 120। और इसी तरह से जो नेशन वन है, हम कहते हैं कि जनाब कि वो स्पेशलाइज करती है इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स को प्रोड्यूस करता है, तो दैट्स वाई ये भी जो है क्या कहते हैं 120 पहुंच जाता है। अब जब हम इसको और इसको जो है यहाँ पर मिलाते हैं, तो जो ये जो प्राइस रेशियो है वो दोनों का सेम रहता है जैसे पहले था, ठीक है, पहले भी यही था और अब भी प्राइस रेशियो बिल्कुल एक जैसा ही दोनों मिलते जुलते हैं। बट विद दिस प्रोडक्शन यू कैन अचीव this level of which is level of commission which is higher than the previous, जब ट्रेड बिल्कुल नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक एनालिसिस है थोड़ा सा, कि जब यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है विद द सेम टेक्नोलॉजी विद द सेम प्रोडक्शन मेथड, और जो भी हमने इससे पहले जो ये यहाँ पर देखी थी, नीदर कमोडिटीज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल, मतलब दोनों के लिए जो है वो लेबर और कैपिटल बिल्कुल एक फिक्स रेशियो के साथ जो है वो यूज हो रहा है, विच इज़ 50-50% फॉर एग्जाम्पल, जो कि यहाँ पर है। तो इस वजह से हम इसको यही कहेंगे कि जनाब ये फिक्स प्रोपोर्शन के साथ यूज हो रहा है, और इंक्रीजिंग रिटेंटिव स्केल होने की वजह से ये कॉन्केव टू द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ठीक है। तो ये इसके बाद हम यहाँ economies of scale and international. Some aspect of the analysis with trade, each nation becomes completely specializes in the production of one commodity. ये मैंने आपको बता दिया था। ये एक्चुअली इस स्लाइड के अंदर वही एक्सप्लेनेशन है जो कि ये मैंने आपको इसके मुतालिक सारा बताया, ठीक है। तो ये यही है, हम इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। नाउ वी कम्स टू दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिलेटेड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये एक केस स्टडी, ये बिल्कुल इसी तरह की केस स्टडी है एक तरह से, जो मैंने आपको ट्रेड मैप के ऊपर जो बताया था, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जनाब अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो एक हमारे पास जिस तरह से पाकिस्तान यूएस जर्मनी की हमने ट्रेड देखी तो उसका क्या था, और जर्मनी यूके वगैरह में देखा तो वो क्या था, उसी को एक्सप्लेन जो है यहाँ पर किया। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किस वजह से हो सकता है, ठीक है। एक थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलेटेड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ये रिलेटेड सोर्स ये क्या हो सकता है, किस वजह से हो सकता है। तो इसका जो है आप ये देख लें
कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए डिफरेंट जो है पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं फर्म्स। फॉर एग्जांपल एक फर्म्स है, जैसे हमने कह दिया कि सैमसंग है, वो मोबाइल फ़ोन जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो किसी एक मुल्क पे नहीं कर रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उन्होंने प्लांट लगाया कि यहाँ पर वो असेंबल करेगा। असेंबल मीन्स कि वो सारे उसके कंपोनेंट आ जाएंगे और वो दैट कंपोनेंट एक्चुअली वो जो है एक साथ उसको जोड़ के एक असेंबल जो है वो कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो उसका जो बिल्कुल आखिरी जो एक है वो हो रहा होगा। लेकिन फिर इसी तरह से कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर कि उसका जो मदरबोर्ड है वो कहीं और पे बन रहा होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक और भी कुछ आइटम्स है वो कहीं और बन रहे होंगे। और वो किस वजह से दूसरे मुल्कों में बना रहा होता है, जाहिर बात है उसकी वजह यही होती है कि वहां पर वो सबसे उसको सस्ता पड़ रहा होता है। वो बिल्कुल जो लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर जो है क्या कहते हैं वो बनाना चाह रहा होता है। और तो अब इसमें यही है कि जनाब कि या तो ये है कि आउटसोर्सिंग करेगा, परचेज बाय फर्म ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स अब्रॉड इन ऑर्डर टू कीप कॉस्ट डाउन एंड ऑफशोरिंग, या ये कि फर्म प्रोड्यूसिंग इट्स ओन प्लांट अब्रॉड सम ऑफ द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स यूजिंग दिस इन इट्स प्रोडक्ट। आउटसोर्सिंग के अंदर क्या हो गया, हम बहुत सारे जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसको आउटसोर्स जो है वो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आउटसोर्स जो है ये किस तरह से जो है वो हो सकता है कि आप लोगों ने इसकी रेफ्रिजरेटर वगैरह तो हर घर के अंदर ही होता है। तो आपने देखा होगा इसके ऊपर कि वो जो उसके पीछे एक पुर्जा लगा होता है, सॉरी मैं नाम भूल गया उसका, बहरहाल थर्मोस्टेट है, वो किसी और कंपनी का लगा रहे होते हैं। तो उसके अलावा जो उसका कंप्रेसर है, सॉरी कंप्रेसर कंप्रेसर वो किसी और कंपनी का होता है। फिर वो जो सिर्फ एक कंपनी है जो फॉर एग्जांपल को डॉलेंस है कि वो जनाब वो सिर्फ उन तमाम चीज़ों को एक साथ जो है वो क्या कर रही है, वो असेंबल कर रही है। उसमें जो प्लास्टिक जो लगी हुई है वो किसी और कंपनी से खरीदा हुआ। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड आउटसोर्सिंग, बजाय इसके कि डॉलेंस जो है वो खुद अपना जो है थर्मोस्टेट भी प्रोड्यूस करे, वो अपना जो है वो कंप्रेसर भी क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर करे, सारी चीज़ें अपनी मैन्युफैक्चर करे, उसके बाद फिर वो उसको लगाए। तो जाहिर बात है कि उसके लिए वो कंपेयर कर रही होती है अपने आप को कि वो ये देखा अगर हम खुद बनाएंगे तो हमारे पास महंगा बनेगा, तो बजाय इसके कि जिसका पहले से बना हुआ है हम उसी को खरीद लेते हैं। तो इसको जाहिर बात है कि हम आउटसोर्स कह रहे होते हैं। और इसी तरह से ऑफ शोरिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी तो एक ही है, वो यहाँ भी कुछ बना रही थी लेकिन उसने फैसला किया है कि क्योंकि एक कंपनी जो है तो उसके मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है डिफरेंट चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, सिर्फ इसी वजह से कि वो किसी मुल्क में, इसी को हम एफडीआई कहते हैं कि जनाब वो इन्वेस्ट करती है दूसरे मुल्कों के अंदर एक कंपनी जाके, जैसे कि ये सैमसंग है वो दूसरे कंपनी में दूसरे मुल्कों में आके, जैसे पाकिस्तान के अंदर वो करेगी नहीं हम सिर्फ असेंबल करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि नहीं जनाब क्या कहते हैं उसको जो मदर बोर्ड है वो किसी और से बनवा, उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। तो ऑफ शोरिंग तो ये है कि जनाब के खुद कंपनी जो है क्या कहते हैं दूसरे मुल्कों में जाके कर रही होती है, और आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि वो अपने कंपोनेंट जो होते हैं वो दूसरों से खरीद रही होती है। तो ये एक इस तरह का एक ये पूरा एक बनता है सिलसिला, जिसकी वजह से, और ये किस लिए किया जाता है, टू कीप द कॉस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल। और जाहिर है कि इसकी वजह से कॉस्ट कम भी होती है जब भी लोग इस तरह से बना रहे होते हैं। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस वजह से हासिल हो रही होती है कि जनाब वो ज़्यादा, जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाते चले जाते हैं लेकिन उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती चली जाती है। ये इकोनॉमीज होगी कि जितना ज़्यादा बनाएंगे पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट जो होगी उसकी उतनी ही कम होगी। ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन, एक तो वो था जो हमने बता दिया आपको कि जनाब कि ये क्या चीज़ थी कि जहाँ पर कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा रहा होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बुनियाद के ऊपर। दूसरा क्या हो सकता है, ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये इसके ऊपर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स नीदर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नॉट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कार, टीवी सेट एक्सेट्रा जो भी हमारे यहाँ होते हैं कि जनाब कार तो कार होती है, कार इन ब्रॉडर टर्म वो कार, राइट, लेकिन उसमें क्या है कि वो कौन सी कार आप यूज़ कर रहे हैं, ये जाहिर है कि ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आ जाएगी। टेलीविजन इज द टेलीविजन, बट विच टेलीविजन यू आर कंज्यूमिंग, और विच टेलीविजन आपका टेस्ट किसके अंदर है जिसको आप करना चाह रहे हैं, या क्या कौन सा टीवी सेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जाहिर बात है कि वहाँ पर एक थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो आ रही होती है एक क्वालिटी की बेस के ऊपर, या कोई एक स्पेसिफिक जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सबके पास नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हो रही होती है उसी पे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और ये बेसिस होती है।
ठीक है ना, ट्रेड की बेसिस होती है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो है, या जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी थी कि जर्मनी और यूके के अंदर क्या चीज़ थी कि कार वहाँ से भी आ रही है, कार यहाँ से भी आ रही है। तो किस तरह की कारें हो सकता है कि वो छोटी कारें जो है वो ज़्यादा बेहतर बनाता हो, बड़ी कारें कहीं ज़्यादा बेहतर ना बनाता हो। दूसरा ये है कि हो सकता है कि उस कार की एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ स्पीड जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन जो लोकली बन रही है उसका जो है क्या कहते हैं फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बहुत बेहतर हो। तो ये इस तरह की जो है कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि, और जिस तरह का जो है वो एक कंज्यूमर होता है वो अपने टेस्ट के मुताबिक जो है क्या कहते हैं उसको कर सकता है। लेकिन जाहिर है कि उसके लिए होना क्या चाहिए कि दोनों एक जैसी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि डिफरेंट प्रोडक्ट जो बनाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्डाइज्ड होमोजेनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह उसके बना लिए जाते हैं प्रोडक्ट्स के। ये मैं थोड़ा सा आपको इसके इसके बाद जब नेक्स्ट अभी आएगा मैं उसके अंदर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टैंडर्डाइज है। आप समझ लें कि एक कुछ स्टैंडर्ड कोड्स जो है वो गवर्नमेंट ने हर अपने के लिए मुकर्रर किए हैं कि जनाब कि ये स्टैंडर्ड जो इसको फॉलो करना चाहिए, हम जब भी जो है उसको इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की इजाज़त देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। Monopolistic competition, the market organization where there are many firms and selling differentiated product entry into। ये आप समझ लें कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये जो मैंने आपको बताया तकरीबन एक जैसी ही चीज़ है ये। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर वो कहो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो कहला रहा होगा, लेकिन प्रोडक्ट नेचर जो होगा क्या होगा वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है वो कहला रहा होगा। तो ये तीनों बातें तकरीबन जो है वो एक जैसी ही लिखी हुई हैं। तो दिस इज एक्चुअली ट्रेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सॉरी, देखें यहाँ पर ये जो है ना, असल में इस पॉइंट के ऊपर अब आ रहा हूँ। ये इन दोनों को तो छोड़ दिया, परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली है, छोड़ें इसको। एक्चुअली ये है जो नंबर 2 पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। राइट, हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जो ट्रेड का जो बेसिस है, जो ब्रॉडली। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि ट्रेड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, एंड अदरवाइज जो हमने जैसे हमने उसमें जो देखा था यूके और जर्मनी के सेम प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि इंट्रा इंडस्ट्री प्रोडक्ट, एक ही इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट हो रही है, तो एक ही इंडस्ट्री की प्रोडक्ट जो हो रही होती है हम उसको टेक्निकली इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कर रहे होते हैं। तो देयर आर टू बेसिस ऑफ ट्रेड, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। राइट, तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है, जो जो सिमिलर जो प्रोडक्ट होती है उसको इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कह रहे होते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हो रही होती है वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ही हो रही होती है। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, अ फिनोमिना ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ द, और ये किस वजह से होती है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, जो हमने इससे पहले कहा था, इसके जो डिफरेंस जो जो उसकी वजह है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जाहिर बात है तो फिर ये उसके ऊपर है। तो इसका मतलब है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की दो बेसिस होती हैं सिर्फ, देयर आर ओनली टू बेसिस ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इन 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 अ ब्रॉडर टर्म, जिसको हम कह सकते हैं वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अदर इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड दिस इज व्हाट आई मेंशन यू हियर एज इंट्रा इंडस्ट्री। तो अगर हम इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम किसी को करना चाहेंगे तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, एंड अदर इज इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। ठीक है ना, विच इज बेस्ड ऑन एचओ मॉडल, मीन कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस के ऊपर है तो वो इंटर इंडस्ट्री, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की बुनियाद पर है तो वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है वो कहला रही होगी। ठीक है, so this is what international trade can involve the exchange of differentiated products of the same industry और broad हो गया, ये हो गया इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। मैंने आपको बता दी। अब हम इसको पढ़ेंगे कि जनाब इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को कैलकुलेट कैसे जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, इसको सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें। कांस्टेंट कंट्रास्ट टू द एचओ मॉडल इन परफेक्ट कंपटीशन इंटरनेशनल ट्रेड, ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें वो आप देख लीजिएगा।
अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एंड इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। ये जो बता दिया आपको, जो एक जो इसकी समर, अगर समराइज करेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज सीम्स टू डिटरमिन द पैटर्न ऑफ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है ना, मोर लाइकली विद डिसिमिलर फैक्टर इन डॉलर, जो कि हमने इससे पहले पढ़ते हैं। आज हमने क्या देखा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स गिव्स राइज टू इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है, ये था सारा। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को कैलकुलेट इस तरह से किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक इंडेक्स एक कहलाता है, जिसको हम ग्लोबल लाइट इंडेक्स जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये जो फिनोमिना और इसको कैलकुलेट करने का जो था वो दो इकोनॉमिस्ट थे, ग्लोबल एंड लॉयड, तो इस वजह से हम इसको ग्लोबल लॉयड इंडेक्स जो है वो कह रहे होते हैं। दिस इज एक्सपोर्ट, एक्स इज एक्सपोर्ट, एम इज इम्पोर्ट एंड टी इज द इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स। इट्स अ काइंड ऑफ इंडेक्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स। और इसमें से उसको हम इसको 1 में से माइनस करते हैं। द हायर वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी या क्लोज टू 1 होगी, तो वो इसका मतलब है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एग्जिस्ट करती है। और अगर जो है क्या कहते हैं ये 0 के करीब है, तो इसका मतलब है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इसमें या 0 करीब इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड नहीं है, बल्कि किस इसकी बेस क्या हो गई, ये कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस के ऊपर है, राइट। अच्छा, इसमें फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, टी इज इक्वल टू 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ द सेम इंडस्ट्री एंड एक्स प्लस एम। ये जो है क्या कहते हैं इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेट करके ही बता देता हूँ आपको ये किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम, ओके, नाउ वी गो बैक टू ट्रेड मैप जो हमने इससे पहले आपको दिखाया था। दिस इज द ट्रेड मैप। अब ये है जनाब पाकिस्तान का जर्मनी को। अब हमने देखना है कि जनाब कि इसका इंपोर्ट, इसका हमें कैलकुलेट करना है क्या, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। पाकिस्तान का जो चैप्टर 63 का जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है, वो मैं अपने पास कागज पे लिख के फिर जो है ये मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो एक्चुअली एक्सपोर्ट है, हमने कहा कि जनाब कि ये चैप्टर 63 को अभी हम निकालते हैं, इंट्रा इंडस्ट्री 358.8, इट मीन्स 359 मिलियन, ये पाकिस्तान की एक्चुअली एक्सपोर्ट है, राइट, टू जर्मनी। अच्छा, अब हम निकालते हैं पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ऑफ चैप्टर 63। ये तो इसमें नीचे नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट को मैं देखने में यहाँ जाता हूँ इसको टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, और अगर हम इसको नीचे जाते जाएंगे कि दिस इज चैप्टर 63, और पाकिस्तान की जो टोटल चैप्टर 63 की जो इंपोर्ट है, एक मिनट, ओके, ये अभी जो हमें शो कर रहा है, दिस इज 25, लेट मी मेक इट 100 पर पेज, जो प्रोडक्ट थी इसमें, ये 63 कंट्रोल ऐप 63, ये 63, ये पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं ये सिर्फ 11, वहाँ 359 जो थी वो एक्सपोर्ट थी, और 11 जो है ये इसकी 11 मिलियन जो है ये इसकी पाकिस्तान की इंपोर्ट है, ठीक। आप शेयरिंग, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज वाइट बोर्ड, ओके जी। फॉर्मूला क्या था आपके पास, टी इज इक्वल टू 1
माइनस मॉडुलस वैल्यू ऑफ मॉड नजर ही नहीं आ रहा। ओके, एक्स माइनस एम, ये सबसे पहले हम जरा x माइनस एम और फिर इसको डिवाइड करेंगे पूरे को x प्लस एम। ठीक है, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा x माइनस एम। अब है कुछ इस तरह से यहाँ पर कि जो x है इज इक्वल टू 359, जो m है दिस इज एक्चुअली इज इक्वल टू 11, राइट। x minus m will be equal to 359 minus 11. Very simple, it will be 348 and x plus m, x plus m is equal to 370, राइट। अब हम करते हैं जनाब, ये 348 को 370 से हम जो है इसको डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, एक मिनट है, इसको डिवाइड करके। सर ये वैल्यूज आपने रैंडम लिया, ये फर्स्ट वाली एक्स और मैंने एम? मैंने मैंने वहीं से लिए ना जो मैंने बताई थी आपको। आपको शेयर नहीं हुआ था ये ट्रेड मैप का जो था? हुआ था, वो मेरी लाइट चली गई थी सर, इसलिए अच्छा, मैं मिस कर दिया नहीं नहीं, थोड़ा ये सा। ये ओरिजिनल वैल्यूज है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऑफ चैप्टर 63 टू द जर्मनी ये 359 मिलियन है, और जो इंपोर्ट है वो 11 मिलियन है। ठीक है, ओके सर। ओके। देन 348 डिवाइड बाय 370 इज इक्वल टू 0.94। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किया तो जनाब x माइनस एम डिवाइड बाई x प्लस एम विल बी इक्वल टू 0.94, राइट। लेकिन देखिए ये फिर इसके बाद उसको 1 से माइनस किया गया, तो 1 माइनस 0.94 का क्या मतलब हुआ, ये है 0.06। जो इंडेक्स वैल्यू आ रही है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की वो 0.06 आ रही है, विच इज़ वेरी क्लोज टू जीरो। क्लोज टू जीरो मीन्स कि जनाब इसके अंदर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत ही मार्जिनल। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेक्टर इसका रिप्लाई आए जो इसका आंसर आ रहा है, इट मीन्स कि जनाब कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस के ऊपर हो रही है। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस के ऊपर जो है हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। अगर हमने इसमें निकाला इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है इस सेक्टर में, जो हमने कहा था कि चैप्टर 63 है, राइट। चैप्टर 63 था हमारे पास, सॉरी, चैप्टर्स, चैप्टर मींस वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हम जो ट्रेड डेटा होता है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डिफरेंट चैप्टर्स। तो ये चैप्टर 63 एक्चुअली ये टेक्सटाइल्स मेडअप्स कहलाते हैं ये। ठीक है, जो मैंने बताया आपको कि बेडशीट है, टॉवल है, कर्टन्स हैं, और इसके अलावा फ्लोर कवरिंग वगैरह जो भी आइटम्स होते हैं वो सारा का सारा उसको हम किस में कह रहे होते हैं, ये चैप्टर 60 टेक्सटाइल मेडअप जो है ये कहला रहा होता है। तो फॉर दिस प्रोडक्ट द इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स इज 0.06, मीन्स कि पाकिस्तान में और जर्मनी के दरमियान जो है, जर्मनी के लिए सिर्फ इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट का उसका कोई ऐसा सच इतना नहीं है वॉल्यूम। और इसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी 0.6 ही वैल्यूज है इसकी। तो दोनों कंट्रीज के लिए देखिए ये एक ही वैल्यू है, क्योंकि देखिए ये मॉडुलस वैल्यू हमने ली एब्सोल्यूट। इट मीन्स कि अगर ये नेगेटिव भी आ जाएगी तो उसको हम पॉजिटिव ही करेंगे, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होती। तो अगर हम उसके लिहाज से देखें, जर्मनी के लिहाज से, तो जाहिर बात है कि उसकी एक्सपोर्ट वो बहुत ही थोड़ी सी है, 11 है, और उसकी इंपोर्ट 359 है।
तो वो उसके साथ जो उसकी वैल्यू आएगी वो सिर्फ नेगेटिव में होगी, लेकिन जब हम इसको मॉड ले लेंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो पॉजिटिव ही कहलाएगी। तो दोनों के लिए जो वैल्यूज आएंगी वो जाहिर है कि 0.06 आ रही है। इट मीन्स कि इनके अंदर जो है कोई इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर एग्जांपल हम किसी और का भी जो है कि कर सकते हैं। वो एग्जांपल कौन सी हो सकती है? जैसे मैंने इससे पहले किया था, ये 1 मिनट हम इसको क्लोज कर देते हैं। लेट मी शेयर दिस साइट अगेन। ओके, ये यहाँ पर पाकिस्तान जर्मनी था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको यूके एंड जर्मनी कर, वेयर इज द यूके, दिस इज यूनाइटेड किंगडम एंड फॉर एग्जांपल हम इसको चैप्टर 87 को लेते हैं। दिस इज 19.4 बिलियन यूके export to Germany of vehicles 19.4 बिलियन, राइट। अच्छा, और यूके की सॉरी ये इंपोर्ट है, यूके इंपोर्ट। एंड व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट? यूके एक्सपोर्ट टू जर्मनी, यूके एक्सपोर्ट टू जर्मनी ऑफ चैप्टर 87 इज 3 बिलियन, 3.2 बिलियन। इसमें थोड़ा फर्क मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसी चीज ले लूँ जो कि जिसमें बहुत ज्यादा फर्क ना हो। फॉर एग्जांपल if I take chapter 84 and chapter 84 here, okay, 71 4.4, chapter 71 3.97। चैप्टर 71 लेते हैं हम इसका, हम इसको नहीं लेते, सिर्फ बताने का ये कि किस तरह से इंट्रा इंडस्ट्री की 3.997 मीन्स ये एग्जैक्टली तकरीबन 4 है। एक्सपोर्ट जो है यूके इंपोर्ट फ्रॉम जर्मनी ऑफ नेशनल एंड जेम्स रिलेटेड आइटम्स 3.97 का मतलब है कि 4 बिलियन। एंड एक्सपोर्ट कितनी है चैप्टर 71 की? 4.4। ठीक है, ये 4। नाउ स्टॉप शेयरिंग दिस, और अब हम शेयर करते हैं आपके लिए बोर्ड। अच्छा, यहाँ पर देखें अब जो है वो क्या चीज़ है इस पर, एक्सपोर्ट जो है सॉरी एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 4.4 and import is only 4। सॉरी ये लिखना बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर, बिलियन, राइट। ये हमने इसके ऊपर लिखा हुआ कि बिलियन जो है ये इंपोर्ट है। अब इसका बड़ा सिंपल सा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं इस तरह से कि 4 + 4.4 इट इज इक्वल टू 8.4। ठीक है, लेकिन अगर मैं माइनस करूंगा तो 0.4, राइट है। तो अब आप ये समझ लें कि जो x माइनस एम है यहाँ पर 348 था, लेकिन यहाँ पर कितना होगा 0.4, और x प्लस एम कितना होगा 8.4, यही होगा। ठीक है, सॉरी x माइनस एम 0.4, x प्लस एम 8.4। तो अगर मैं इसको जरा डिवाइड करता हूँ, मैं कैलकुलेटर खोल के भी मैं करता हूँ इसको, 4 सॉरी ए 0.4 divided by 8.4, this is equal to 0.05। तो ये आपका ये जो 0.94 ये वाला जो आ रहा है, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? अभी हमने कैलकुलेट किया वो 0.05
सॉरी 0.05 आ रहा है ये। अगर मैं इसको 1 माइनस 0.05 करूँ, दिस विल बी इक्वल टू 0.95। अच्छा ये क्या है, दिस इज एक्चुअली क्लोज टू 1। तो इट मीन्स कि जनाब इनके दरमियान इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बहुत ज़्यादा है, जो कि जाहिर बात है हमें नज़र भी आ रहा है कि जनाब एक्सपोर्ट की वैल्यू भी 4.4 है, सॉरी मैंने इसको एक्स लिख दिया, दिस इज एक्चुअली एम, और इंपोर्ट जो है वो 4 बिलियन है। तो तकरीबन दोनों की एक जैसी ही जो है वो है इसके ऊपर। अब देयर कैन बी मैनी रीजन इसके ऊपर, मतलब इंट्रा इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब के जैसी ज्वेलरी की बात हो रही है, जेम्स ज्वेलरी की बात हो रही है यहाँ पर, कि जनाब वो जेम्स जो है हो सकता है कि शायद यूके के अंदर रॉ निकलता हो, फिर वो जो है एक्सपोर्ट किया जाता हो जर्मनी को, फिर जर्मनी जो है उसके ज़रिए से उसको जो है ज्वेलरी में कन्वर्ट करता हो, फिर वो दोबारा री एक्सपोर्ट हो जाता हो कहाँ पर, यूके के अंदर। तो जाहिर बात है कि फिर उसके अंदर जो चीज़ आएगी ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, जो कि एक जैसी इंडस्ट्री की ट्रेडिंग कहला रही होती है। तो अमूमन जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसके अंदर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है वो ज़्यादा होती है, और जबकि जो डेवलपिंग वर्सेस डेवलप कंट्रीज, जो अगर मैं कह लूँ कि गरीब मुल्क अगर अमीर मुल्क के साथ अगर ट्रेड करता है तो वो यूजुअली, नॉट मैंडेटरी बट यूजुअली, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है रियल वर्ल्ड के अंदर, कि दिस इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। लेकिन अगर सिमिलर नेचर हो, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग टू डेवलपिंग हो, तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होती है, या डेवलप टू डेवलप हो तो वहां पर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है वो हो रही होती है। अच्छा एक तो मैंने बताया कि जैसे मैंने जेम ज्वेलरी की मिसाल दी, लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो हो सकती है, कि जैसे हमने ये गाड़ियों के बारे में बताया कि इंपोर्ट भी हो रही है और एक्सपोर्ट भी हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो है थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन है, तो उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं उसको ट्रेड कर रहे होती है। तो ये एक्चुअली जो है आपको ये मैंने बताया इसके अंदर कि ये दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स। और आरसीए तो आप लोगों ने अपने पेपर्स में जो है क्या कहते हैं वो किया हुआ है। ठीक है, ये अब ये टाइम अभी 1 मिनट रह गया इसके अंदर। कोई क्वेश्चन है इसका, या मैं स्टॉप कर दूं इसको? एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, अभी बस मैं दोबारा अभी एंटर करता हूँ, अभी खत्म हो रहा, 40 मिनट्स पूरे हो गए।